हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स। आज हम अभ्यास सागर का पहला अभ्यास कविता बारहमासा और व्याकरणिक विषय है संयुक्त व्यंजन एवं उच्चारण पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम जान लें कि उच्चारण क्या होता है, कि जो भी हम बोलते हैं उसको हम उच्चारण कह रहे हैं। कैसे हम शब्दों को बोल रहे हैं, कैसे हम अक्षर को बोल रहे हैं, वो उच्चारण हो गया। और संयुक्त व्यंजन को जानने से पहले हम व्यंजन जान लें कि व्यंजन क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं हमारी हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। तो स्वर हमारे कौन से हो गए? अ से लेके अ तक ये सारे हमारे स्वर हैं, और क से लेकर पूरे ग तक हमारे क्या है? ये सारे व्यंजन हैं। बिना स्वर के कभी कोई व्यंजन नहीं होता। जैसे अंग्रेजी में ए ई आई ओ यू ये हमारे वॉवल्स रहते हैं, हिंदी में हमारे स्वर होते हैं अ से लेकर अह तक। बाकी ये हमारे जो व्यंजन हैं ये है क से लेकर य तक। तो जब भी हम एक भी व्यंजन इसमें से बोलते हैं तो उसमें आवाज़ आती है। जैसे क बोलूँगी तो अ का स्वर आ रहा है, क अ, की, क और ई, बड़ी ई की आवाज़ आ रही है। कु बोलूँगी तो छोटे ऊ की आवाज़ आ गई, कू। तो क और ऊ को मिला के बनता है। तो ये हमारे हो गए व्यंजन। तो बिना स्वर के कोई भी व्यंजन नहीं होता, उसमें स्वर मिला होता है। जो ये हमारी अंतिम पंक्ति है क्ष, त्र और ग, ये दो दो व्यंजनों के मेल से बने हुए हैं, इसलिए इनको हम संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। बाकी किसी को भी नहीं कह रही हूँ, केवल क्ष, त्र और ग की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि क्ष बनता है क और श को लेकर, क आधा और श हमारा षटकोण, वो क्ष बनता है। त्र त और र को लेकर, और ज्ञ बनता है ग और ञ को लेकर ज्ञ हमारा बनता है। तो ये आपने ध्यान देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पर पहला प्रश्न जो किया गया है वो यही पूछा गया है कि ऊपर दी गई पंक्तियों में से उन शब्दों को छांटकर लिखिए जिनमें कोई भी एक व्यंजन बिना किसी स्वर के है। तो अभी आप सोचेंगे कि अभी तो मैंने ये कहा कि बिना स्वर के कोई व्यंजन होता ही नहीं, और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि उन शब्दों को छांट कर लिखिए जिनमें कोई भी एक भी व्यंजन कोई बिना स्वर के हो। तो मैंने क्या कहा? देखिए, जब हम पूरा एक व्यंजन बोलते हैं, जैसे मैंने कहा क, तब आवाज़ आ रही है ना अ की। क कहूँगी तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है ना, क्योंकि मैंने आधा बोला। यानी कहने का तात्पर्य जहाँ भी आधा व्यंजन होता है, कोई भी एक व्यंजन आधा है, तो वहाँ पर कभी भी स्वर नहीं होगा। तो जैसे प यहाँ पर आधा है तो यहाँ स्वर नहीं होगा, लेकिन अगला वाला क्या है? या है, तो वहाँ स्वर होगा। य जमा आ को मिलकर क्या बनेगा? या। तो यहाँ स्वर है। तो देखिए, खट मिट्ठी मैंने रेखांकित किए हुए हैं, यही शब्द आपने यहाँ पर रिक्त स्थानों में यहाँ पर लिखने हैं, क्योंकि इनमें सब में कोई ना कोई एक व्यंजन जो हमारा वो है आधा व्यंजन है, तो आधे व्यंजन में कभी भी स्वर नहीं होता। तो ये सारे शब्द जो है हमारे इन रिक्त स्थानों पर आ जाएंगे, जिसे आप स्वयं लिखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों में मोटे काले वर्णों के बारे में बताइए कि उनमें किस स्वर का प्रयोग हुआ है। किस स्वर का? देखिए, मोटा काला इसमें दे, द देखिए दे, दे यही काला क्या है? तो द जमा ए। अगर यहाँ पे डबल होती ना मात्रा तो बड़ा ए आना था, ए के ऊपर एक और मात्रा। यहाँ पे त को छोटी की मात्रा ती, तो त जमा ई आ जाएगा। बो ब जमा ओ, ते त जमा ए, या य जमा आ, जु ज जमा उ। तो ध्यान देंगे किस तरह से यहाँ पर लिखेंगे हम। ये हमारा होगा जैसे ती था तो त जमा ई, बो था तो ब जमा ओ, ते था तो त जमा ए, य जमा आ, या में है ना। जू को लिखेंगे ज जमा उ। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे कि इसमें कौन कौन सा स्वर, किसी में उ स्वर, किसी में आ, ए, ओ, तो कोई ना कोई स्वर सब में आया हुआ है। तो इसलिए हम कहते हैं बिना स्वर के कोई व्यंजन नहीं होता। बिना स्वर के कौन सा व्यंजन होगा? जो आधा होता है ना। अभी अभी हमने क्या देखा? जो आधा होता है। तो आइए अब तीसरा प्रश्न हम
देखें इसमें क्या लिखा है, नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। तो आप सब बोलेंगे। देखिए पहला लिखा है नया, नया। दूसरा लिखा है न्याय, अमल, अमल। तो ये हम क्या कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। अमल, अम्ल, क्या, काया, समान, सम्मान, सवार, स्वाद। तो ये है हमारा उच्चारण। तो कहाँ हमारे आधा जहाँ पर आया उसको हमने कैसे पढ़ा, जहाँ पर पूरा व्यंजन आया तो उसको हमने कैसे उच्चारण किया उसका। तो यहाँ पर याद रखने योग्य बातें क्या है, याद रखने योग्य बात यह है कि जब दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग होता है, संयोग, जब दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग होता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है। अब देखिए मुख्य बात इसमें क्या है कि क्या याद रखनी है आपने, संयुक्त व्यंजन में पहले व्यंजन में स्वर नहीं होता। ये ध्यान रखना है कि संयुक्त व्यंजन में पहले व्यंजन में स्वर नहीं होता है और दूसरे व्यंजन में स्वर होता है। और तीन व्यंजनों के संयोग में पहले दो व्यंजनों में स्वर नहीं होता और तीसरे व्यंजन में स्वर होता है। अब ये कैसे जानेंगे, तो ये प्रश्न 4 आप देखेंगे कि दो व्यंजन यानी संयुक्त व्यंजन और तीन व्यंजनों का संयोग कैसे हुआ, है ना। हमने संयुक्त व्यंजन में पढ़ा पहले व्यंजन में स्वर नहीं होता है, दूसरे व्यंजन में होता है। तीन व्यंजन में पहले दो व्यंजनों में स्वर नहीं होता, तीसरे व्यंजन में होता है। कहने का तात्पर्य किस में स्वर नहीं होगा, जो आधा अक्षर है। अभी हम क्लियर करके हटे ना कि जहाँ आधा व्यंजन जहाँ भी होगा वहाँ पर उसमें स्वर नहीं होता, साउंड नहीं आती है, अ आ ई की कोई साउंड नहीं होगी, है ना। तो यहाँ हम देखेंगे कौन सा संयुक्त व्यंजन वाले हैं। अब प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उनमें संयुक्त व्यंजनों के नीचे रेखा खींचिए। साथ ही यह भी बताइए कि इनमें दो व्यंजनों का संयोग है अथवा तीन व्यंजनों का। अब देखिए रेखा मैंने पहले खींच दिया। उन्हें में आप देखेंगे आधा न और हे के नीचे मैंने खींची है, ठीक है। और पुस्तक में आधा स और त के नीचे खींचिए। नमस्कार में आधा स और का के नीचे खींचिए, है ना। तो इस तरह से देखेंगे। तो पहला वाला आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ और आपको क्लियर दिखेगा। तो पहले वाले जो उन्हें ये लिखा हुआ है, तो उन्हें में आप क्या देखेंगे, न और ह नीचे है। तो ये इसमें क्या बोला हमने, संयुक्त व्यंजन में कहा था पहला क्या होगा, एक इसमें आधा अक्षर होगा और दूसरा पूरा होगा। तो पहला आधा है, दूसरा पूरा है, तो दूसरा पूरा है ना, इसलिए हम इसको संयुक्त व्यंजन कहेंगे। ये ध्यान रखिएगा। तो पहला वाला क्या हो गया, ये संयुक्त व्यंजन। नमस्कार में क्या है, एक आधा व्यंजन, एक आधा जो है व्यंजन है और अगला पूरा है, ठीक है। तो पहले आधे में कोई स्वर नहीं है और अगला जो का है उसमें स्वर है, आ की आवाज़ आ रही है, इसलिए ये भी क्या हो गया, संयुक्त व्यंजन। अब यहाँ ध्यान देंगे ग वाले शब्द पे। अब इसमें क्या हो गया, दो आधे अक्षर आगे, दो आधे व्यंजन जो है ना, है, और अगला जो तीसरा है वो पूर्ण है, तीसरा है वो पूरा है व्यंजन, ठीक है। तो दो आधे व्यंजनों में क्या है, स्वर नहीं है और तीसरा व आया, इसमें स्वर है। तो ये हमारा क्या हो गया, तीन व्यंजन वाला। अभी अभी हमने देखो क्या पढ़ा था, संयुक्त व्यंजन में पहले व्यंजन में स्वर नहीं होता। देखो एक में नहीं है ना, हमने रेखा भी खींची, एक में नहीं है और अगले में है, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन हो गया। नमस्कार में भी स आधा है, एक में नहीं है और अगले में पूरा है, इसलिए ये भी संयुक्त व्यंजन हो गया, है ना। तीन व्यंजनों के संयोग में पहले दो व्यंजनों में स्वर नहीं होता, पहले दो व्यंजनों में कोई भी दो बीच में कहीं भी आ जाए आधे, तो दो व्यंजनों के यानी कि दो आधे व्यंजन आगे ना, ज आया, दोनों ज आधे हैं वो पूरा, तो दो आधे और तीसरा पूरा, इसलिए ये तीन व्यंजन वाला हो गया। ये ध्यान देना है। यहाँ मैंने स और त के नीचे रेखा खींची है, यानी कि पहले व्यंजन में स्वर नहीं है, दूसरे में है। आपने ऐसे याद रखना है, पहले में नहीं है दूसरे में है, इसलिए संयुक्त व्यंजन। अब यहाँ देखिए ज्योत्सना। हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है, अगर आप ज और य के नीचे खींचते हैं तब तो ये क्या बनता है, संयुक्त व्यंजन। लेकिन मैंने यहाँ पे रेखा खींची है आधा त स और ना के नीचे, तो दो यहाँ पर क्या है, दो यहाँ पर व्यंजन क्या है, आधे आधे हैं,
जिनमें स्वर नहीं है, तीसरे वाले में स्वर है। 2 व्यंजनों में स्वर नहीं है, तीसरे में है, इसलिए ये 3 व्यंजन वाला हो गया। ठीक है। अब ख्याति में भी आधा ख और या है, यानी कि एक आधा है और दूसरा पूरा है, तो ये भी क्या हो गया, 2 व्यंजन वाला, है ना। तो 3 व्यंजन वाले हमारे कौन से हो गए, 2 ही शब्द हैं, केवल एक ज्योत्सना और उज्ज्वल, है ना। बाकी सब हमारे जो हैं वो संयुक्त व्यंजन। तो इनको आप क्या लिखेंगे, संयुक्त व्यंजन। उन्हें क्या है, संयुक्त व्यंजन। नमस्कार क्या है, संयुक्त व्यंजन। उज्ज्वल क्या है, 3 व्यंजन। पुस्तक क्या है, संयुक्त व्यंजन। ज्योत्सना क्या है, 3 व्यंजन, क्योंकि 2 जो व्यंजन है उनमें स्वर नहीं है, तीसरे में है। और ख्याति में भी पहले वाले में एक में स्वर नहीं है, दूसरे में है, इसलिए ये क्या बन गया, संयुक्त व्यंजन। तो ये ध्यान आप रखेंगे और यही आपने इसमें लिखना है। 5वां प्रश्न, नीचे कुछ संयुक्त व्यंजनों के पुराने और नए दोनों रूप दिए गए हैं। पुराने रूप के अनुसार एक एक उदाहरण भी दिया गया है। आप नए रूप का प्रयोग करते हुए एक एक शब्द और लिखिए। देखिए, ध्यान देंगे, नया रूप और पुराना रूप पहले समझ लें। तो देखिए, पुराना रूप में आप देखते होंगे हम इस तरह से भी लिखते हैं, पुराना रूप हम इस तरह से भी लिखते हैं, तो दोनों तरह से शब्द जो है वो ठीक होता है। जो भी आप लिखते हैं वो दोनों ठीक है। पुराने रूप में क्या है, शॉर्टकट है। नए रूप में क्या है, थोड़ा हमने एक्सप्लेन करके लिखा है और एलेबोरेट करके लिखा है और हमने खोल के लिखा है उसको। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूँ। उदाहरण के लिए इन्होंने पुराने रूप में लिखा है, ध्यान देंगे यहाँ ना, इन्होंने ये पुराना रूप में लिखा है, विद्या लिखा है। इसी को हमने नए रूप में लिखना है। नए रूप में तो हमारा इस तरह आना चाहिए, क्योंकि द्य शब्द कैसे आएगा, द और य को मिलकर बना है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, देखिए हम इसको लिखेंगे, देखो, या, ये बन गया विद्या। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे विद्या। तो ये हमारा क्या हो गया, ये नया रूप हो गया। ये नए रूप में हमने लिख दिया इसको और एक्सप्लेन करके। ठीक है, ऐसे ही हमारा अगला शब्द आप देखेंगे, द्वार। ठीक है, ये हमारा जो लिखा हुआ है, द्वार जो लिखा हुआ है, ये कैसे है, ये हमारा पुराने रूप में लिखा है। अब अगर हम इसको नए रूप में लिखना चाहेंगे तो हमने इसको क्या करना है, और इसको एक्सप्लेन करके लिखना है, मतलब हम और खोल के लिख रहे हैं। जैसे देखो सामने लिखा हुआ है, द्वार, द के नीचे हलंत है, द्वार। इसी तरह से आप अगले जो है शब्द वो लिखेंगे, लेकिन किस रूप में, आपने नए रूप में लिखना है, पुराने रूप में नहीं। पुराना रूप तो ये है शॉर्टकट वाला, है ना, ये एक्सप्लेन जो किया हुआ है, थोड़ा और खोल के लिखा हुआ है, वो नया रूप है। तो नए रूप में आपने इन्हीं अक्षरों को लिखना है। तो ये आपका काम है। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।